Hello students, welcome again to this channel which is dedicated to enjoying literature. आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक दादी और पोते की कहानी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ खुशवंत सिंह के द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी की, जो CBSE क्लास 11th के इंग्लिश कोर कोर्स बुक हॉर्नबिल का फर्स्ट चैप्टर है। लेकिन अगली बात से पहले एक रिमाइंडर, अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हैं या आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन हिट कीजिए ताकि लिटरेचर का कोई भी रंग आपसे मिस नहीं हो जाए। हाँ, तो हम बात कर रहे थे द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी की। ये कहानी सिर्फ एक दादी और पोते के रिश्ते की ही कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है दो पीढ़ियों के रिश्ते की, रिश्तों के आपसी प्यार की और बदलते वक्त के साथ प्यार के गहरे होते रंग की। तो आइए शुरू करते हैं द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह। इस कहानी में जो ऑथर हैं खुशवंत सिंह, उन्होंने अपने दादी के साथ अपने रिश्ते को 3 फेजेस में दिखाया है। तो कहानी पढ़ते हुए हम देखेंगे कि वो 3 फेजेस कौन कौन से हैं। तो टू बिगिन विथ खुशवंत सिंह शुरू करते हैं अपनी दादी के बारे में कुछ जर्नल इंप्रेशंस के साथ। द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस राइटअप इज स्पेसिफिकली इंटरेस्टिंग। I read it for you. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. मतलब क्या? कि दादी होने का मतलब ही ओल्ड होना है। हर एक बच्चे के मन में ये बात हमेशा से पक्की है कि दादी माँ हमेशा ही ओल्ड होती है। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. She had been old and wrinkled for the 20 years. 20 years that I had known her mean जब लेखक ये कहानी लिख रहा है तब वो 20 साल का है और पिछले 20 सालों में जैसा उन्होंने अपनी दादी को जाना है वो पिक्चर वो हमारे सामने पेश कर रहे हैं शब्दों में। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. Now this is a child imagination that it just can't be that a grandmother can be young and pretty and she even had a husband. That thought this was something one could not believe. The writer writes further, my grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. He wore a big turban and loose-fitting clothes. His long and white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. Again, the same impression that grandparents are always old, very old. Now again, how a child makes a picture of his grandparents in his mind. He did not look the sort of person who would have a wife or children. शायद हम भी हमेशा से ऐसे ही सोचा करते थे कि हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, हमारे दादी दादा हैं, वो हमेशा से ही बूढ़े रहे होंगे और नहीं, उनकी तो कभी शादी नहीं हुई होगी या उनकी वाइफ या छोटे छोटे बच्चे होंगे। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. ऐसा लगता था कि सिर्फ उनके नाती पोते ही थे, बच्चे नहीं थे। As for my grandmother's being young and pretty, the thought was almost revolting. Now, this expression has been made bold in this book. It means that this expression had certain meaning and this is something new which the editor of the book wants to convey to you, the students.
अब वो कहते हैं कि ग्रैंडमदर कभी यंग और खूबसूरत रही होंगी, ये तो विचार ही रिवोल्टिंग था, यानी बिल्कुल ना मानने वाली बात थी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। She often told us of the games she used to play as a child that seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. जब दादी माँ उन्हें अपने बचपन के गेम्स की कहानियां सुनाती तो वो उन्हें बिल्कुल ही मीनिंगलेस बातें लगती और लगता कि दादी क्या कहे जा रही है, और उनको वो उन्हीं फेबल्स की तरह ट्रीट करते थे जो प्रॉफिट्स की कहानियां सुनाया करती थी, कि वैसे ही किसी और दुनिया के लोगों की कहानियां हैं, ये सच में दादी अपने बारे में नहीं बता रही हैं। नाउ समथिंग अबाउट फिजिकल मेकअप ऑफ द ग्रैंडमदर. She had always been short and fat and slightly bent, जैसा हम दादी को हमेशा इमेजिन करते हैं, स्लाइटली बेंड, उम्र से उनकी जो कमर थी वो झुकी हुई थी। Her face was a criss-cross of wrinkles running from everywhere to everywhere. Now this everywhere to everywhere mean कि उनके चेहरे का कोई भी हिस्सा झुर्रियों से खाली नहीं था। No, we were certain she had always been as we had known her. कहते हैं हमें पूरा विश्वास था कि जैसा हमने उन्हें देखा है वो बिल्कुल वैसी ही थी और हमेशा से वैसी थी। अगेन द ऑथर इज रीट्रेटिंग, दोहरा रहा है कि उन्हें पक्का विश्वास था कि दादी कभी भी जवान और खूबसूरत नहीं रही होंगी। Old, so terribly old that she could not have grown older. वो इतनी बूढ़ी थी कि और बूढ़ी नहीं हो सकती थी। And had stayed at the same age for 20 years. पिछले 20 सालों से ऑथर उन्हें वैसा ही देख रहा था, यानी वो और बूढ़ी हो ही नहीं सकती थी, इसलिए पिछले 20 सालों में वो वैसी ही थी। She could never have been pretty, but she was always beautiful. नाउ जनरली हम प्रिटी और ब्यूटीफुल का मतलब सेम लेते हैं, लेकिन यहाँ ऑथर ने उनको डिफरेंशिएट किया है। प्रिटी का मतलब यहाँ फिजिकल ब्यूटी से है, एंड ब्यूटीफुल व्हाट द आइडिया ऑफ अ पर्सन वी हैव इन आवर माइंड। लेकिन ऑथर को अपनी दादी हमेशा ही बहुत ब्यूटीफुल लगती थी, हालांकि फिजिकली अट्रैक्टिव वो नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे वो बहुत सुंदर लगती थी। She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. She hobbled about the house. Hobbled यानी मुश्किल से चलना, क्योंकि उनको कुबड़ निकला हुआ था, कमर झुकी हुई थी, तो एक हाथ कमर पे रखकर और एक हाथ में नाम जपने वाली माला पकड़कर वो मुश्किल से ही अपने घर में चला करती थी। Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayer. उनके सफेद बाल, ऐसे बाल जिनमें चांदी की चमक थी, वो हमेशा ही उनके चेहरे पे बिखरे रहते थे। पेल पकड़, अगेन पीला पड़ा चेहरा, उम्र से जवानी की लाली जा चुकी है, रिंकल्ड फेस है, और उनके होंठ जो है वो हमेशा ही प्रेयर में मूव करते रहते थे, यानी होंठ हिलते दिखाई देते थे, लेकिन प्रेयर सुनाई नहीं देती थी। Yes, she was beautiful. Now to the grandson, to the one who had the affection of grandmother, she was always beautiful. She was like the winter landscape in the mountains. देखो कैसी सिमिले यूज की है, वो कितनी सुंदर थी, जितने की सर्दियों में पहाड़ों से सफेद बर्फ से ढके हुए पहाड़ सुंदर लगते हैं। एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। उनकी खूबसूरती किस वजह से थी? जो सफेद कपड़े वो पहना करते थी, जो सफेद बाल थे उनके चेहरे पे बिखरे रहते थे, और इस वजह से वो एक प्योर व्हाइट सेरेनिटी, सफेद रंग जैसे हमें शांति का इंप्रेशन देता है, गहरी शांति का इंप्रेशन देता है, संतोष का इंप्रेशन देता है, वैसा ही
एक्सप्रेशन उन्हें उनकी दादी के चेहरे से मिलता था और इसीलिए वो उन्हें बहुत सुंदर लगती थी. Now, from here begins the first phase of the author's and the grandmother's relationship. My grandmother and I were good friends. My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together. Left the author to stay with the grandmother in the village house. उनके पेरेंट्स को किसी कारण से शहर मूव करना पड़ा और दादी पोते को वो गांव के घर में छोड़ गए कि जब तक वो शहर में जाके सेटल होते हैं तब तक जो दादी और पोता है वो गांव वाले घर में ही रहेंगे. तो बहुत बुजुर्ग होते हुए भी दादी ने पोते की लालन पालन की सारी जिम्मेदारी उठाई गांव वाले घर में और वो सारे छोटे से छोटे काम बच्चे के किया करती थी. She used to wake me up in the morning and get me ready for school. She said her morning prayers in a monotonous sing-song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. Now, here सिर्फ दादी और पोते का एक रिलेशनशिप या रूटीन ही नहीं दिखा रहे, बल्कि ये उस वक्त का कल्चर था कि कैसे घर के बुजुर्ग अपनी नई जनरेशन को पाला पोसा करते थे. दादी जब अपने पोते को नहलाती धुलाती थी तो उनके होंठ हमेशा ही एक प्रेयर में मूव करते रहते थे, इस उम्मीद के साथ कि बच्चा उस प्रेयर को सुनेगा और याद कर लेगा. लेकिन बच्चे का क्या कहना है? I listened because I loved her voice, but never bothered to learn it. हालांकि बच्चे का ये कहना है कि उसने सुना हमेशा अपनी दादी को क्योंकि उसे उनकी आवाज बहुत पसंद थी, लेकिन उसने कभी उसे प्रेयर को याद करने की जहमत नहीं उठाई. लेकिन ये एक फैक्ट है कि जिस भी आवाज को, जिस भी प्रेयर को हम हर रोज सुनते हैं वो खुद ब खुद हमें याद हो जाती हैं. तो ये बुजुर्गों का एक ढंग था छोटे बच्चों को अपने कल्चर में ढालने का, उन्हें अच्छी बातें बताने का. Then she would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, it should be reed pen, tie them all in a bundle and hand it to me. फिर दादी क्या करती? तख्ती लाके देती, फट्टी जिसे हम पंजाबी में कहते हैं, जिसको पोंछा गया होता, येलो चौक, here is गाची से पोंछा गया होता, एक परत चढ़ाई गई होती और एक अर्दन पॉट, मिट्टी का जो दवात देती उन्हें और एक कलम देती, कान्ने की कलम देती और उस सब का एक बंडल बना के मुझे थमा दिया करती. After a breakfast of a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. अब ये हर घर का एक नियम था. बच्चे नियम से तख्ती लिखा करते थे जब पेन और पेपर बहुत ही महंगी चीज हुआ करते थे और हमारे रूटीन का हिस्सा नहीं थे, ये तब की बात है. और ब्रेकफास्ट, पुराने पंजाब में सुबह ब्रेकफास्ट बनाने का कोई रिवाज नहीं था. लगभग सारे के सारे लोग रात की बनी रोटी सुबह उठ के खाते थे मक्खन या लस्सी के साथ, और वही कल्चर ऑथर खुशवंत सिंह यहाँ दिखाते हैं. She carried several stale chapatis with her for the village dog. स्कूल छोड़ने जाती दादी अपने पोते को और जो रात की रखी बासी रोटियां थी वो गांव के कुत्तों के लिए अपने साथ ले जाती. और ये भी एक कल्चर था हर एक घर का कि रात की रोटी सुबह गाय और कुत्ते को डालना. My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. The priest taught us the alphabets and morning prayer. Again, ये उन दिनों की बात है जब कोई किंडरगार्टन स्कूल नहीं हुआ करता था और जो शुरुआत है शिक्षा की वो सारे के सारे बच्चे गुरुद्वारा साहब में करते थे या मंदिर में करते थे या मस्जिद में करते थे,
जहां पे जो मौलवी हैं, पांडे जी हैं या पंडित हैं, वो उन्हें अल्फाबेट सिखाया करते थे और साथ साथ में ही मॉर्निंग प्रेयर्स भी, ये भी। तो इस पूरे रिलेशनशिप का एक पोर्ट्रेट बनाते हुए सिर्फ दादी माँ का ही नहीं, ये दादी और पोते की रिलेशनशिप का और उस वक्त के कल्चर का, रहन सहन का, जीने के ढंग का भी एक पोर्ट्रेट ऑथर खुशवंत सिंह यहाँ बना रहे हैं। While the children sat in rows on either side of the veranda, singing the alphabet or the prayer in chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. वो अपने ग्रंथ पढ़ा करती, जब बच्चे बाहर बैठ के कोरस में साथ मिलके प्रेयर गाया करते और अल्फाबेट्स भी गाया करते थे। जो भी अल्फाबेट सीखे जाते थे वो उस वक्त का रिवाज था, एक टीचिंग मेथोडोलॉजी थी कि वो सारे बच्चों को गा के ही सिखाए जाते थे। तो जब दादी अपने जो ग्रंथ जो पढ़ रही थी वो अपना खत्म कर लेती और पोते की क्लास पूरी हो जाती, तब वो वापस घर की ओर चलते। This time the village dogs would meet us at the temple door. They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. अब पीछे लिखा था लेखक ने कि जब वो अपने घर से चलते तो रात की बासी जो रोटियां थी वो अपने साथ लेके चलते और वापसी पे उन्हें जो कुत्ते मिलते वो रोटियां उन्हें डाल देते। अब ये था फर्स्ट फेज दादी और पोते के रिलेशनशिप का, जब वो गांव में साथ साथ एक ही घर में बस सिर्फ 2 जन ही रहा करते थे। From this paragraph begins the second phase of their relationship. When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. For us यानी उन दोनों को, दादी पोते को। तो जब पेरेंट्स शहर में जाके ठीक से सेटल हो गए तो उन्होंने दादी और पोते को शहर में बुलवा लिया। That was a turning point in our relationship. इसीलिए टर्निंग पॉइंट आया उनके रिश्ते में, उनकी दोस्ती में एक मोड़ आया और इसीलिए हमने कहा कि ये एक सेकेंड फेज की शुरुआत थी। Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. हालांकि वो अपने शहर वाले घर में जाके भी एक ही कमरे में रहते थे, सेम कमरे में रहते थे, लेकिन अब उनकी ग्रैंडमदर उनके साथ स्कूल नहीं आती थी क्योंकि वो एक इंग्लिश स्कूल में जाते थे, मोटर बस में जाते थे। अब शहर की गलियों में कोई कुत्ते नहीं थे जिनको दादी माँ रात की बची रोटी खिला सके, और इसलिए शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। उनके शहर के घर के आंगन में उन्होंने चिड़ियों को खिलाना शुरू कर दिया। नाउ हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस? हमारे सारे ही बुजुर्गों की रूटीन का ये हिस्सा रहा है कि अपने आसपास जो पशु पक्षी हैं वो जरूर उन्हें खाना खिलाते थे। टू मी दिस वॉज अ जेस्चर ऑफ एक्सटेंडिंग योर लव टू द नेचर, क्योंकि पशु पक्षी आसपास की जो नेचर है उसका हिस्सा है, उसी नेचर का जिसका हिस्सा हम हैं। तो नेचर से जो हम इतना कुछ लेते हैं उनको कुछ वापस देने की जो टेंडेंसी है, जो भावना है, उसी भावना में हमारे बुजुर्ग अपने आसपास पशु पक्षियों को खिलाया करते थे। As the years rolled by, we saw less of each other. जैसे जैसे पोता बड़ा होता गया, अपनी पढ़ाई में गुम होता गया, दादी और पोते का मिलना कम हो गया। For some time, she continued to wake me up and get me ready for school. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. I would tell her English words and little things of Western science and learning, and the law of gravity, Archimedes' principle, the world being round, etc. This made her unhappy. Now, अब क्योंकि जो ऑथर था वो एक इंग्लिश स्कूल में जाया करता था, उनकी पढ़ाई का जो सिस्टम था सारा वो बदल गया था, और वो पढ़ाई नहीं थी जो दादी माँ जो पढ़ाई करवाने
अपने पोते को गांव के स्कूल में लेके जाया करती थी। इसलिए दादी और पोते की जो शेयरिंग थी वो बहुत कम हो गई और इस चीज ने दादी को उदास कर दिया। बिकॉज शी कुड नॉट हेल्प मी विथ लेसन्स। अब वो पढ़ाई में ऑथर की हेल्प नहीं कर सकती थी और ना ही वो उन सारी चीजों में विश्वास रखती थी जो कि उनके इंग्लिश स्कूल में उनको पढ़ाया जाता था। एंड शी वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। उनको इस बात का बेहद दुख था कि गॉड के बारे में, परमात्मा के बारे में और धार्मिक ग्रंथों के बारे में उन्हें इंग्लिश स्कूल में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। One day I announced that we were being given music lessons. She was very disturbed. To her, music had been lewd associations. उनके लिए म्यूजिक जो था वो अच्छे परवरिश वाले लोगों का काम नहीं था। It was monopoly of harlots and beggars. Harlots जो समथिंग लो कैरेक्टर की समझे जाने वाली औरतें थी और जो बेगर्स थे, भिखारी। म्यूजिक संगीत सीखना सिर्फ उनके हिस्से का काम था और जेंटल फोक यानी जो अच्छे लोग समझे जाते हैं उनके लिए म्यूजिक नहीं था। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल। उन्होंने कुछ कहा नहीं, बोल के नहीं कहा, लेकिन इस बात पे जो उन्होंने चुप्पी दिखाई उसका मतलब था कि वो इन चीजों को पसंद नहीं करती थी। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट। उन्होंने इसके बाद ऑथर से बात नहीं की मतलब स्कूल के बारे में, उनकी लर्निंग के बारे में, उनकी पढ़ाई के बारे में बात नहीं की। सो दिस वाज द एंड ऑफ द सेकंड फेज ऑफ देयर रिलेशनशिप एंड नाउ बिगिंस द थर्ड फेज। When I went up to university, I was given a room of my own. Now एक लिंक जो था उनमें कॉमन कि वो एक रूम शेयर करते थे, हालांकि उनके विश्वास अलग अलग थे। लेकिन थर्ड फेज में जब राइटर यूनिवर्सिटी जाने लगा तो उनका रूम उन्हें अलग रूम मिला क्योंकि उनकी पढ़ाई ज्यादा हो गई थी। तो कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड यानी टूट गया था। कॉमन लिंक क्या था? एक ही कमरा जिससे वो शेयर करते थे। एंड व्हाट अबाउट ग्रैंडमदर? हाउ डिड शी रिएक्ट? माय ग्रैंडमदर एक्सेप्टेड हर seclusion यानी अकेलापन विद रेजिग्नेशन। दैट वाज द ब्यूटी, दैट वाज द स्ट्रेंथ ऑफ हर कैरेक्टर कि जो भी अपना अकेलापन था उनका, उन्होंने एक रेजिग्नेशन यानी उसको मान लिया, चुपचाप मान लिया और एक्सेप्ट कर लिया। कोई विरोध नहीं किया, कोई रोना धोना, हाय तौबा उन्होंने नहीं मचाई, किसी भी किस्म का प्रोटेस्ट उन्होंने नहीं दिखाया, इवन दुख भी नहीं दिखाया। She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. अब उन्होंने अपना सारा ध्यान किस पे लगा दिया? स्पिनिंग व्हील यानी चरखे पे। From sunrise to sunset, she sat by her wheel, spinning and reciting prayers. Now, there were two things that she used to do all the day, and that was spinning, सूत काटना चरखे पे, और reciting prayers, prayers दोहराना. Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. अब जैसा कि पहले बताया कि शहर के घर में आके उन्होंने स्पैरोज को, चिड़ियों को खिलाना शुरू कर दिया था, तो सिर्फ दोपहर में थोड़ी देर के लिए वो चरखे पे से उठती उन चिड़ियों को खाना खिलाने के लिए। Now this is a beautiful picture created by the author of her grandmother, of his grandmother feeding the sparrows. Pay attention. While she sat in the veranda breaking the breads into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirping. बेडलैम का जो लिटरल मतलब है, लंदन के एक जो मैड हाउस था, पागल खाना था, उसका नाम था बेडलैम। यानी वो आंगन में चिड़ियां, इतनी सारी चिड़ियां आती, सैकड़ों की संख्या में चिड़ियां आती, और वो ग्रैंडमदर से खाना खाते हुए इतनी ज्यादा चींची करती कि एक हेल क्रिएट हो जाता, शोर मच जाता उनके घर में। Some came and perched on her legs, others on her shoulders, some even sat on her head. She smiled but never shooed them away.
it used to be the happiest half hour of the day for her. Now, how much related she was with the nature, कि पहले वो गांव में कुत्तों को खिलाया करती थी और अब शहर में आके वो चिड़ियों को खिलाया करती थी, और जनरली जब हम पक्षियों को खिलाते हैं तो पक्षी हमारे पास नहीं आते. But such was the strength of her love that the sparrows sat on her shoulders, on her head, and she smiled. So that was the attraction of love. When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. राइटर को पूरा विश्वास था कि जब वो विदेश जाएंगे अपनी आगे की पढ़ाई के लिए तो उनकी ग्रैंडमदर बहुत उदासी शो करेंगी. आई वुड बी अवे फॉर 5 years, क्योंकि 5 साल के लिए उन्हें जाना था. एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल दैट. अब जो लेखक सोच रहा था वो ये कि जनरली जैसे बुजुर्ग इस स्टेज में बिहेव किया करते हैं कि वो अपने बच्चों को अपने से ज्यादा दूर नहीं होने देते, और इतने लंबे वक्त के लिए तो बिल्कुल भी नहीं. और उन्हें लगता था कि 5 साल बाद जब वो वापस आएंगे पता नहीं उन्हें उनकी ग्रैंडमदर मिलेंगी भी नहीं मिलेंगी. बट माई ग्रैंडमदर कुड. अब ये कहां से है? एट हर एज वन कुड नेवर टेल. कोई भी कह नहीं सकता था कि वो कितना जिएंगी, बट उनकी ग्रैंडमदर को पता था. शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल. वो इमोशनल नहीं हुई उनके जाने पे, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट थी कि वो दोबारा अपने बहुत ही प्यारे ग्रैंडसन से मिलेंगी. शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन. This is worth noting here. Her lips moved in prayer, her mind was lost in prayer, her fingers were busy telling the beads of a rosary. Silently she kissed my forehead, and when I left, I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. दादी ने विदेश जाते हुए पोते को जो माथे पे चूमा तो पोते को लगा कि शायद ये उनका आखिरी मिलना था अपनी दादी से. बट दैट वॉज नॉट सो. लेकिन ऐसा नहीं था. आफ्टर 5 years when I came back home, I was met by her at the station. 5 साल बाद जब वो वापस आए तो दादी उन्हें लेने स्टेशन पे आई थी. कितनी अच्छी बात थी. She did not look a day older. वो वैसे ही थी जैसी वो लेखक उन्हें 5 साल पहले छोड़ गए थे. वो बिल्कुल भी और बूढ़ी नहीं हुई थी. और शायद फिर ये वही बात है जो राइटर ने शुरू में कही कि वो शुरू में ही इतनी बूढ़ी थी कि और बूढ़ी हो ही नहीं सकती थी. She still had no time for words. उन्होंने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी थी. And while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. एक सेकंड के लिए भी उन्होंने अपनी प्रार्थना करनी बंद नहीं की थी. तब भी नहीं जब उन्होंने अपने पोते को 5 साल बाद अपने गले लगाया. Even on the first day my arrival, her happiest moments were with her sparrows when she fed her longer and with frivolous disputes. अब उन्होंने अपनी खुशी कैसे जाहिर की? अपने पोते से ज्यादा बातें करके नहीं, बल्कि चिड़ियों को ज्यादा देर खाना खिला के और उन्हें बीच बीच में बड़े प्यार से झिड़क के. In the evening a change came over her. कौन सी इवनिंग? जिस इवनिंग जो ऑथर है वो विदेश से वापस आया. She did not pray. अब ये तो बहुत ही खास बात थी क्योंकि सालों से उन्होंने अपनी प्रेयर नहीं छोड़ी थी, 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ी थी. लेकिन उस शाम उन्होंने प्रेयर नहीं की. She collected the women of the neighborhood and got an old drum and started to sing. मोहल्ले की औरतों को इकट्ठा करके उन्होंने एक पुराना ढोल लिया और गाना शुरू कर दिया. For several hours, कई घंटों तक she thumped the sagging skin of the dilapidated drum. फटा पुराना जो ढोल था, सैगिंग, उसके दोनों तरफ जो स्किन लगी होती है वो लूज हो चुकी थी, ढीली हो चुकी थी. लेकिन उस ढीले फटे पुराने ढोल पे ही
पे थपकियां देते हुए उन्होंने कई घंटे गाया। और क्या गाया? सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। जैसे योद्धाओं के वापस आने पे हमारे कल्चर में, पंजाबी कल्चर में वार गाई जाती है, तो उसी तरह के गीत उन्होंने गाए अपने पोते के विदेश से वापस आने पे। We had to persuade her to stop to avoid overstraining. अब घर वालों को डर था कि वो बहुत थक जाएंगी और इसलिए उन्होंने बहुत मना के उन्हें गाना गाने से रोका। That was the first time since I had known her that she did not pray. पिछले 20 सालों में ये पहला मौका था जब उन्होंने प्रे नहीं की थी, और शायद ये बहुत ही कोई खास मौका था। तो उस अनयूजुअल दिन के अगले ही दिन वो बीमार पड़ गई। The next morning she was taken ill. It was a mild fever and the doctor told us that it would go, but my grandmother thought differently. डॉक्टर ने कहा कि हल्का बुखार है और चला जाएगा, लेकिन ग्रैंडमदर को ऐसा नहीं लगता था। नाउ अगेन, जब ऑथर को लगता था कि ऐसा ना हो कि 5 साल बाद ग्रैंडमदर उसे नहीं मिले, लेकिन ग्रैंडमदर को पता था कि वो जिएंगी। और अब जब डॉक्टर कह रहा है कि हल्के बुखार से कुछ नहीं होगा, ग्रैंडमदर को ऐसा नहीं लगता। She told us that her end was near. She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray, she was not going to waste any more time talking to us. उन्हें लगता था कि अपनी जिंदगी के आखिरी कुछ घंटे उन्होंने प्रेयर नहीं की है, लेकिन अब वो कोई भी वक्त वेस्ट नहीं करेंगी। We protested, but she ignored our protests. She lay peacefully in bed, praying and telling her beads. Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. Now, she had lived a peaceful life, always praying, and she completed the last chapter of his life the way she had lived, in prayer. Prayer करते हुए ही उनके होंठ जो हैं वो चुप हुए। We lifted her off the bed as is customary. अब कल्चर के बहुत सारे जो रिवाज हैं, जो ढंग हैं, उनका जिक्र ऑथर ने इस राइटअप में किया है। तो एक और कस्टम है हमारे कल्चर में कि मृतदेह को बेड पे नहीं रखा जाता। तो जैसे कि रिवाज है, मरने के बाद दादी की डेड बॉडी को ग्राउंड पे उतार दिया गया एंड कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग हियर मीन सोग के बाद, विलाप के बाद, we left her alone to make arrangements for funeral. In the evening, we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated. Crude stretcher का क्या मतलब है यहाँ पे? अर्थी। तो उनको अंतिम संस्कार के लिए ले जाने के लिए जब शाम को वो लोग कमरे में गए दादी के, the sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light, as if nature was paying her respect to the grandmother. डूबते सूरज की जो गोल्डन लाइट थी, सुनहरी जो रोशनी थी, उसने दादी के रूम और बरांडा को भर दिया था। We stopped halfway in the courtyard. आंगन के बीच में ही वो उन्हें रुक जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि all over the veranda and in her room, right up to where she lay dead and stiff, wrapped up in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor. उनकी मौत का शोक मनाने हजारों की संख्या में चिड़ियां वहां आई थी, जो पूरे फर्श पे बिखरी हुई थी। There was no chirping. अब यूजुअली जैसा ऊपर लिखा राइटर ने, they created a veritable bedlam of chirping. शोर शराबा, शोर से भर दिया करती वो अपनी
चींची से घर को, लेकिन इस वक्त जैसे दादी के जाने के शोक में सारी चिड़िया चुप थी। एंड दैट दिस इज समथिंग अनयूजुअल कि एक चिड़िया चींची ना करे। We felt sorry for the birds and my mother fetched some bread for them. She broke it into little crumbs the way my grandmother used to and threw it to them. ऑथर की माँ ने कोशिश की कि जैसे दादी माँ उन चिड़ियों को खिलाया करती थी वैसे ही वो उन्हें खिलाए। The sparrows took no notice of the bread. That was something of the relationship grandmother had developed with the sparrows. कि दादी माँ के जाने के बाद उस घर में स्पैरोज ने खाना नहीं खाया। When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly. दादी माँ के जाने के बाद वो भी उड़ गई। Next morning, the sweeper swept the bread crumbs into the dustbin. तो कैसी लगी आपको ये कहानी? उम्र ने ग्रैंडमदर के शरीर को भले ही कमज़ोर कर दिया था, लेकिन उनकी कैरेक्टर की स्ट्रेंथ पे वक्त कोई असर नहीं डाल सका। द वे शी टुक केयर ऑफ हर ग्रैंडसन अलोन इन हर विलेज हाउस, द वे when she calmly accepted the change of circumstances after they moved to their city house, the way she remained calm when her darling grandson left for abroad for 5 long years, the way she lived the last years of her life, and the way she died, all tell her about the strength of her character. क्या आपने भी अपने घर में, परिवार में या फिर आस पड़ोस में कोई ऐसा ही बुजुर्ग देखा है? अगर देखा है तो लिखिए, शायद कोई नई कहानी बने। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। थैंक यू।